सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुणे या पूना फिल्म डायरेक्टर्स के लिए हमेशा ही एक ऐसी जगह रही है जहां उन्हें शूटिंग करना बेहद पसंद रहा है। अरमान भी फिल्म शूट करने के इरादे से ही पुणे के एक फोर्ट पे पहुंचा था। बड़ी किस्मत से बहुत बड़ा फाइनेंसर मिला था, अच्छा प्रोड्यूसर मिला और अरमान का ड्रीम प्रोजेक्ट चल निकला। पूरी यूनिट लेकर सबसे जरूरी सीन शूट करने पहुंचा पुणे। फोर्ट के बारे में ढेर सारी कहानियां किस्से मशहूर हैं और उन्हीं में से एक पर अपनी ही कहानी बनाकर फिल्म बनाने अरमान मुंबई से निकला। लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से रात बहुत ज्यादा हो गई, थकान भी काफी थी, तो सोचा शूट सवेरे से ही शुरू करेंगे। सबके रुकने का इंतजाम एक हिस्से में था जहां कमरों को ऐसे ही रखा गया था कि लोग आकर रह सके। अपने कमरे में अरमान किताब पढ़ रहा था लैंप के पास बैठकर, जब अचानक से लैंप के बल्ब में स्पार्क होने लगा। बल्ब जलने बुझने लगा और अजीब सी आवाज करने लगा जैसे अभी फट पड़ेगा। अरमान ने अपने स्ट्रगल के दिनों में ऐसे कई सारे बल्ब और ट्यूबलाइट सही किए थे। हाथ बढ़ाकर लैंप का कवर उतारा और वो आवाज करता बल्ब जैसे ही ठीक से लगाने को हुआ कि वो बल्ब जोर की आवाज से फटा और अरमान के पूरे चेहरे पर कांच के टुकड़े गड़ गए। अरमान दर्द के मारे बुरी तरह से चीखने लगा और कमरे से बाहर जाने को दरवाजे की ओर अंदाजे से जाने लगा। उसकी चीखें सुनकर पूरी यूनिट के लोग भागते हुए आए और उनमें से टेक्नीशियन संजय ने कहा, अरे क्या हुआ सर, आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरमान बेहद दर्द में था। उसने कहा, वो लैंप का बल्ब मेरे चेहरे पे फूटा अभी। डॉक्टर को बुलाओ यार, कहीं आंख में कांच न चला गया हो। पूरे कमरे में ये सुनकर सन्नाटा सा छा गया। अरमान को भी एहसास हुआ कि उसे तो दर्द होना चाहिए था, लेकिन जरा सा भी दर्द पूरे बदन में कहीं नहीं था। चेहरे से हाथ हटाकर उसने आंखें खोली तो सामने सबको खड़े हुए देखा। तो कुछ खुसुर पुसुर करते हुए आपस में अरमान को देखते हुए बातचीत कर रहे थे और कुछ पीछे लैंप को देखे या अरमान को देखे ये नहीं समझ पा रहे थे। अरमान ने पलटकर पीछे लैंप को देखा तो अरमान को एक पल के लिए खुद पर ही यकीन नहीं हुआ। लैंप बिल्कुल ठीक था और सही तरीके से जगमगा रहा था। अरमान ने अपनी आंखों से बल्ब को फटते हुए अभी अभी देखा था, पर कुछ ही देर के बाद बल्ब बिल्कुल ठीक था। बिना कोई सवाल किए अरमान अब तो कमरे में जाने को तैयार ही नहीं था, लेकिन फिर भी यूनिट के लोगों के जाने के बाद दो लोगों के साथ अरमान अंदर गया और अपना थोड़ा बहुत सामान उठाने गया तो इस बार उन सब के सामने ही सचमुच वो बल्ब कुछ देर तक स्पार्क्स की आवाजें करता हुआ जला बुझा और उसके बाद सचमुच वो बल्ब फट गया। उस बल्ब के फटने की आवाज मानो अरमान की सांस ही रोक गई थी। अरमान के हाथ पैर कांप रहे थे, उसे चक्कर आ रहे थे बुरी तरह से। अरमान को किसी तरह कमरे से बाहर लाकर उसे समझाते हुए यूनिट के लड़कों में से एक ने कहा, सर ये तो बस यूं ही वोल्टेज की प्रॉब्लम है, आप परेशान मत होइए, अभी स्टेबलाइजर ऑन करते ही सब ठीक हो जाएगा। इतना कह के वॉकी टॉकी पे स्टेबलाइजर ऑन करने का ऑर्डर दिया उस लड़के ने और लगभग तुरंत ही शूटिंग के लिए
जितनी भी लाइट्स आई थी, बिजली का कोई छोटे से बड़ा जो भी सामान था वहां, वो सब का सब या तो फूट गया या जल गया और पूरे 12 कमरों का इलाका धुआं धुआं हो गया। इतना बड़ा लाखों का नुकसान, वो भी शूटिंग शुरू होने के पहले। अभी तो आर्टिस्ट के नखरे बाकी थे और यहाँ पहले ही दिन ये हाल था। अरमान का बिल्कुल भी दिल नहीं था इस मनहूस जगह पर एक भी पल रहने को। वो उठा और सीधे अपनी वैनिटी वैन में चला गया और दरवाजे को बंद कर लिया। कुछ देर के बाद अरमान सोने की कोशिश करने लगा तो उसे हल्की हल्की नींद आई ही थी, जब अचानक उसकी नींद एक जोरदार आवाज से टूटी। गाड़ी पर किसी के इतनी तेज पत्थर मारने की आवाज सुनकर अरमान की नींद एक पल में उड़ गई। उठकर बैठा, क्या करे क्या नहीं ये सोच ही रहा था अरमान, जब दोबारा अरमान उठा और गाड़ी की खिड़की के पास पहुंचा और बाहर झांक कर देखने की कोशिश करने लगा तो अंधेरे के उस पार बेहद हल्की रोशनी में उसे एक परछाई दिखाई दी। एक 12 या 13 साल का बच्चा सा लग रहा था। अंधेरे और हल्की रोशनी में सिर्फ एक साया सा ही लग रहा था देखकर। वो बच्चा झुका और कुछ उठा के उसका हाथ एक बार फिर से घूमा और जिस खिड़की पर अरमान खड़ा था उसका कांच फूटकर चकनाचूर हो गया। वहीं के वहीं रुक जा वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। इतना चिल्ला के अरमान उस बच्चे के पीछे गाड़ी से उतरकर भागा। बच्चा तो बच्चा ही था, वो और तेज अंधेरे को चीरता हुआ किले की ओर हंसता हुआ भागा। अरमान ने भी आओ देखा ना ताओ, सीधा उसके पीछे पीछे भागता हुआ उस किले के अंदर चला गया और काफी दूर तक उसके पीछे भागते भागते जब अरमान आखिरकार रुका तो उसे समझ आया कि वो किले के किसी अनजान कोने में आ गया है। एक अजीब सा सन्नाटा था यहाँ। कोई इंसान नहीं, जानवर नहीं, पंछी नहीं और फिर भी सन्नाटे में एक शोर था। अरमान चुपचाप खड़ा उस आवाज में खोया हुआ निकलने का रास्ता और उस गुस्ताख बच्चे को ढूंढ रहा था जब एक आवाज अरमान को साफ साफ सुनाई दी। ये तो किसी बच्चे की ही आवाज थी। सुनते ही अरमान ने मन ही मन सोचा, हो ना हो वो बच्चा यहीं कहीं होना चाहिए। एक बार हाथ आ जाए बस बताता हूं फिर। इतना सब कुछ सोचते हुए अरमान इधर उधर बच्चे की आती हुई आवाज को सुनता हुआ उसे ढूंढने लगा। गिद्ध जैसी नजरें चारों ओर कोई भी कोना नहीं छोड़ रही थी कि वो बच्चा हाथ भर लग जाए एक बार और अरमान उसकी चमड़ी उधेड़ दे। और अरमान की ये दुआ जैसे ऊपर वाले ने तुरंत ही सुन ली। एक कोने में वो बच्चा अरमान की ओर पीठ किए हुए बोले जा रहा था। ऐसा भागा वो कि बस सीधा उसी की ओर दौड़ा और उस बच्चे को पीछे से ही गर्दन से पकड़ के कहा, बड़ा शौक है ना लोगों को पत्थर मारने का? आओ इधर उठ, बताता हूं अभी तुझे दर्द कैसा होता है। और इतना कहा ही था अरमान ने जब एक अजीब सी हंसी हंसती हुई उस
बच्चे की सिर्फ गर्दन घूम गई और चेहरा पीठ की ओर हो गया। मुस्कुराता हुआ वो बच्चा अजीब सी आवाज और हंसी के साथ अरमान को देखने लगा। अरमान उस बच्चे को छोड़कर वहां से ऐसे भागा जैसे जिंदगी के पीछे मौत भाग रही हो, और भागते भागते अरमान सीधे अपनी वैनिटी वैन में आकर दरवाजा बंद करके बैठ गया। लेकिन कुछ ही पलों में वैन के बाहर से एक के बाद एक पत्थर वैन पर आकर लगते गए। अरमान ने वैन में ही बैठे बैठे अपने हेड टेक्नीशियन मोहित को फोन लगाया और उसे तुरंत अपनी वैन पे आने को कहा। मोहित और अरमान पुराने दोस्त थे, तो ऐसी घड़ी में उसी पर भरोसा था अरमान को। अरमान बस वैन में बैठे बैठे अपनी सलामती की दुआएं मांग रहा था, जब अचानक पत्थरों के वैन पे पड़ने की आवाज रुक गई और सूखी पत्तियों पर से किसी के कदमों की करीब आने की आहट आने लगी। और वो कदम आकर वैन के पास जैसे ही रुके तो एक दस्तक की आहट हुई वैन के दरवाजे पर। अरमान समझ गया कि मोहित आ गया है। अरमान ने उठकर दरवाजा खोला तो उसे एक बार फिर से अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बाहर कोई नहीं था। अरमान ने तुरंत दरवाजा बंद किया और अंदर बैठा ही था जब उसका फोन बजा। फोन मोहित का था और उठाते ही उसने कहा, भाई दरवाजा तो खोल, बुला लिया फिर खटखटाने पर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? अरमान ने इस बार उठकर दरवाजा यही सोचकर खोला कि जो होगा देखा जाएगा, और दरवाजा खोलते ही मोहित ने कहा, मुझे तो लगा कहीं फिर से दरवाजा मेरे मुंह पर बंद ना कर दे। तो हुआ क्या, इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है तू? इसके जवाब में गाड़ी का दरवाजा बंद करके अरमान ने मोहित को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर मोहित पहले तो हंस पड़ा, लेकिन फिर अरमान का चेहरा देखकर समझा कि अरमान झूठ तो बोल ही नहीं रहा, शायद कुछ देख करके डर चुका है। मोहित ने कहा, चल जैसा तू कह रहा है ना वैसा अपनी आंखों से देख लूंगा तो मानूंगा कि तू सच बोल रहा है। चल मेरा कैमरा लेकर के चलते हैं, उसमें लाइट भी है तो अंधेरे का भी टेंशन नहीं होगा। मोहित अपने साथ किसी तरह मनाकर अरमान को दोबारा उसी जगह पर लेके गया। कैमरा ऑन करके मोहित ने लाइट ऑन की और अंधेरे में तो लेंस पे साफ साफ दिखने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज आती गई और लेंस के करीब आते आते पूरी तरह से लेंस को ढक गई। सब कुछ अंधेरा सा हो गया डिस्प्ले स्क्रीन पर। मोहित ने स्क्रीन देखी, फिर लेंस को हाथ से साफ करने को हाथ बढ़ाया भर था कि तुरंत ही जैसे ग्रहण हटा हो। स्क्रीन पर सब कुछ दिखने तो लगा, लेकिन काफी धुंधला। मोहित ने स्क्रीन साफ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कैमरा भी बंद करके दोबारा ऑन किया, तब कहीं जाकर साफ साफ दिखना शुरू हुआ। मोहित ने कैमरा सारे एंगल्स पे घुमा घुमा कर देखा, लेकिन कहीं से भी फ्रेम ठीक पूरा नहीं बैठ रहा था। इधर उधर देखा तो बगल के खंडहर की पहली मंजिल उसे ठीक लगी। वहां से थोड़ा और बड़ा फ्रेम मिलता और कुछ ज्यादा बड़ा इलाका कैमरा में दिखता, इसलिए दोनों दौड़ते हुए ऊपर तक गए और मोहित को बिल्कुल किनारे पर कैमरा लगाने की सटीक जगह मिल गई। मोहित ने कैमरा वहां लगाया ही था जब सामने वही बच्चा नीचे खड़ा दिखाई दिया। मोहित और अरमान दोनों ही
तुरंत कैमरा उठाकर भागे नीचे उस बच्चे की ओर। भागते भागते ऊपर से नीचे वो दोनों जा रहे थे और साफ साफ सुन पा रहे थे कि दूसरी ओर से भी कोई नीचे से ऊपर आ रहा था। दौड़ते दौड़ते ही दोनों को एहसास हुआ कि रुकना दोनों ही चाह रहे थे, लेकिन रुक नहीं पा रहे थे। और ऐसे ही भागते हुए अचानक दोनों ही सीढ़ियों पर गिर गए। चोटें बहुत आई और कराहते हुए पड़े। दोनों सांस को तड़प रहे थे। जब दिखाई कोई न दिया, लेकिन किसी ने दोनों का सर पकड़ा, उठाया और एक के बाद एक दोनों के कानों में एक ही आवाज गूंजी, अरमान और मोहित वहां से पूरी जान लगाकर भागे वापस वैन की ओर। और वैन में पहुंचते ही दोनों ने कैमरा निकाला वीडियो देखने के लिए कि आखिर शूट क्या हुआ उसमें। वीडियो ऑन करते के साथ ही एक छोटा सा बिल्कुल पीला सा हाथ आया और लेंस को ढक गया। मोहित का हाथ बढ़ाना और फिर उस छोटे से हाथ का अपने आप हटना साफ साफ दिखाई दिया उस वीडियो में। आगे वीडियो में कैमरा ऑन होते हुए दिखाई दिया और फिर जो दिखा वो तो वहां हुआ ही नहीं था। कैमरा ऑन होने के बाद पहली चीज जो दिखाई दी वो थी उस बच्चे की सूरत। बदन में शायद एक भी कतरा खून का नहीं था। बिल्कुल सधी हुई सीधी निगाहों से वो बच्चा अपनी लाल आंखों से कैमरा में बिना किसी मुस्कुराहट ना कोई जज्बात लिए देख रहा था। उस वक्त वो बच्चा आंखों से नहीं दिखाई दिया, लेकिन अब वीडियो कैमरा की शूट में सामने साफ साफ दिखाई दे रहा था। वीडियो जब और आगे बढ़ा तो देखा कैसे मोहित और अरमान ऊपर गए और फिर उस बच्चे को देखकर नीचे दौड़े। दौड़ते दौड़ते नीचे से भी किसी के ऊपर भागकर आने की आवाज आ ही रही थी और एक मोड़ पर उस आवाज के साथ हिलते हुए कैमरे में वही बच्चा हंसकर दौड़ता हुआ उनके पास आता दिखाई दिया। और दौड़ते दौड़ते नीचे आते वक्त रास्ते में वो किसी और चीज से नहीं बल्कि उसी बच्चे से टकरा के गिरे थे। अरमान और मोहित आंखें फाड़े अपनी सांसों को रोके, खौफ से सूख चुका गला लिए हुए वो वीडियो देख ही रहे थे, जिसमें अब उन्होंने आगे देखा कि गिरने की वजह से कैमरा थोड़ा पीछे गिरा था और साफ दिख रहा था वीडियो में कि वो बच्चा वहीं था उन दोनों के पास। और वहां आकर चुपचाप बैठा और फिर गाने लगा। और उसके बाद पूरी तरीके से उठकर कैमरा के ठीक सामने आकर बैठा और उंगली दाएं बाएं हिलाकर नाक का इशारा करके चेतावनी देकर चला गया। उसके तुरंत बाद अरमान ने वो पूरा वीडियो डिलीट किया और शूटिंग अगले ही दिन वहां से कैंसिल करवाई। ये मेरा पहला और सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन उस हादसे के बाद आज तक हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा इसे शुरू कर पाऊं। शायद मेरी किस्मत में इसे अधूरा छोड़ना ही लिखा है। अक्सर जब सोने जाता हूं तो अजीब अजीब सपने आते हैं, पर दिक्कत तो तब आती है जब उन सपनों के साथ वही आवाज सुनाई देती है।